Manali lata Malevani chungda. Digala video logic so samsta. Hine sema 처음인다 ke laane me mixe ke laane me. Hine khala samsana jungman elero chungwaina ya. Video swing에 다 ene hina push 동바다 지금 장마장야 되야로다 라소고야 지난 추에 말더라 정모시나 정말 가진 수에서 고수유라 위로는 가진 수에서 고수유라 내 수문에 자매기 가진 수유라 so 위로 수에 마슬로 말 결혼서 가진 수도 되어 수도 가진 수도 되어야 이네 시기야 랜드스케프 센시티브 토픽이라다 라 된줄라 배 동되다 미배 거라 후투네 하러다 지격이 들라야 하러 동 나고 세계로 쳐서 최상화되네 큐네 증인줄라인로 근데 큐네 좀만 마셔렇지 아니 땅아 대사민데 케이스는데 케이스도 중후다 야갈랑아 된데기 crime stories 레라다 인지나 crime stories crime 충격 케이스는 더 된지가 팅그도요 노데 디즈가 노 팅그다 쇼달라니야 팅그도요 다 단다 디 사와딜라 카레레 라디가 야다 뭐야 같이 있는데 나의 하우메다 정말 나 단단한 통사라 만장 원님도 또 말해 25 साल की राधिका बाय नेचर खुश मिजाज, दिल से चुलबुली और फुल ऑफ लाइफ थी। लेकिन यह तो सिर्फ उसका एक पहलू था, क्योंकि बचपन से ही हाथ में रैकेट थामने वाली राधिका यादव बाय प्रोफेशन एक टेनिस प्लेयर थी और कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि हरियाणा के टॉप 5 टेनिस प्लेयर्स में उसका नाम आता था। इतना ही नहीं, वो इतनी टैलेंटेड, फोकस्ड और डिसिप्लिन थी कि नवंबर 2024 तक वो ITF वुमेन डबल्स की 113वीं रैंक तक पहुंच गई थी। 57 टूर्नामेंट्स, 18 गोल्ड मेडल्स। राधिका देश की अगली सानिया मिर्जा बनने का सपना देखती थी और उसकी लगन, मेहनत और काबिलियत को देखकर टेनिस प्लेयर रे दुरा लोनी सेंगा रे दु 아니 यारगे टोदा टोशी बारिश ओके सो सानिया मिर्जा लना निमा यागिता टेनिस सिंगे केरा छेशो टोची क्रेता 표문하려냐 या 혼도시 देखकर किसी को भी इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं था। लेकिन जिंदगी की कोर्ट में मौत कब अपोनेंट बन खड़ी हो जाए यह कोई नहीं बता सकता। राधिका के सपने तो आसमान छूने वाले थे, लेकिन उन सपनों को कुछ इस तरह कुचला गया कि ना सिर्फ एक करियर बल्कि पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई। राधिका यादव ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया जो उनके लिए मौत की सजा बन गया? और सबसे बड़ा धक्का तो यह था कि इस हार के पीछे कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि कोई अपना ही था जिसने राधिका से उसका भविष्य भी छीन लिया और उसकी सांसें भी। वेलकम टू द शो, माय नेम इज शाश्वत। पिंग्या भोमरे माला कुछ था एंड यू आर वाचिंग द ट्रैजिक केस ऑफ राधिका यादव। 10 जुलाई 2025 गुरुग्राम में सेक्टर 57 के सुशांत लोक के इस घर में जॉइंट फैमिली के साथ रहने वाली राधिका आज सुबह से ही बेहद खुश थी, क्योंकि आज उसकी मां का जन्मदिन था। चूंकि मां को फीवर था, इसलिए राधिका ने खुद से उनके लिए किचन में कुछ स्पेशल डिश बनाकर सरप्राइज देने का सोचा। सुबह के 10:30 बज रहे थे कि तभी अचानक इस घर के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद राधिका के चाचा कुलदीप और उनके बेटे पीयूष को तेज शोर सुनाई दिया। कुछ ही सेकंड्स में कई बार हुए शोर से उन्हें लगा कि शायद फर्स्ट फ्लोर के किचन में कुकर फटा है, वहीं जहां उस वक्त राधिका खाना बना रही थी। दोनों भागकर जैसे ही फर्स्ट फ्लोर के किचन में दाखिल हुए तो वहां का मंजर देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राधिका फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। वो फौरन उसे गुरुग्राम के सेक्टर 56 में लोकेटेड एशिया मेरिंगो हॉस्पिटल लेकर भागे, बट अनफॉर्चुनेटली तब तक काफी देर हो चुकी थी। राधिका पहले ही दम तोड़ चुकी थी, लेकिन उसकी मौत किसी कुकर ब्लास्ट से नहीं बल्कि बुलेट्स लगने से हुई थी। यह केस एक्सीडेंटल नहीं, एक मर्डर केस बन चुका था। इसलिए सुबह 11:30 बजे हॉस्पिटल से पुलिस को कॉल जाता है। पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल और एक टीम राधिका के घर पहुंचती है। इन्वेस्टिगेशन तो शुरू होती है, लेकिन राधिका के घर वालों से उन्हें किसी तरह का सीधा जवाब नहीं मिलता। क्राइम सीन, जो कि घर का किचन था, वहां पर फैला राधिका का खून और किचन की दीवार पर धंसी बुलेट से ये साफ था कि राधिका को वहीं पर गोली मारी गई है। अनजान बनते घर वालों से कड़ाई से पूछताछ पर पुलिस को आखिरकार एक कबूलनामा मिला और वो था राधिका के पिता दीपक यादव का। पहले मैं आपको दीपक यादव का वो कन्फेशन पढ़ के सुनाता हूँ जिसने पूरे देश में न सिर्फ खलबली मचा दी बल्कि कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को भी जन्म दिया, और फिर हम ये भी जानेंगे कि उन थ्योरीज में कितनी सच्चाई है। दीपक बोलते क्यों नहीं है? अफसोस है बेटी को मारा। दीपक यादव ने कन्फेशन में पुलिस के सामने कुछ यूं कहा, कुछ दिन पहले मेरी बेटी के कंधे में चोट लग गई थी, जिस वजह से वो खेल नहीं रही थी। उसने अपनी खुद की एकेडमी खोली थी, वो बच्चों को कोचिंग देती थी। जब मैं वजीराबाद गांव में दूध लेने जाता था तो वहां लोग कहते थे कि तू लड़की की कमाई खा रहा है।
जिससे मैं बहुत परेशान रहता था। लोग मेरी बेटी के कैरेक्टर पर भी उंगलियां उठाते थे। मैंने अपनी बेटी से इस एकेडमी को बंद करने के लिए कहा, लेकिन मेरी बेटी ने एकेडमी बंद करने से मना कर दिया। ये टेंशन मेरे मन में बनी रहती थी, जिससे मेरी इज्जत को ठेस पहुंचती थी। मैं बहुत परेशान और तनाव में रहने लगा था। इसी टेंशन की वजह से मैंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और जब मेरी बेटी राधिका यादव किचन में खाना बना रही थी, तब मैंने पीछे से उसकी कमर पर गोलियां मार दी। इस कन्फेशन में दी गई वजह जितनी सीधी दिख रही है, असल में उतनी ही बोगस और झूठी भी थी। और इसे समझने के लिए पहले जानना होगा दीपक और राधिका की बैक स्टोरी को। हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले दीपक यादव पेशे से एक सक्सेसफुल बिल्डर थे, जिनकी सिर्फ रेंटल इनकम ही 10 लाख रुपए से ज्यादा की थी। आज से लगभग 25 साल पहले 23 मार्च सन 2000 को इसी परिवार में राधिका का जन्म हुआ। फाइनेंशियली वेल ऑफ होने की वजह से दीपक यादव ने बेटी की स्कूलिंग स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल जैसे प्रीमियम स्कूल से करवाई, जिसकी साल की फीस लाखों में थी। राधिका ने पढ़ाई के साथ साथ बेहद कम उम्र में टेनिस का रैकेट भी थामा, और ना सिर्फ थामा बल्कि अपनी मेहनत, लगन और डिसिप्लिन से उसने काफी कम उम्र में टेनिस में एक अच्छा नाम भी कमाया था। सभी को ये उम्मीद थी कि एक दिन राधिका देश की अगली सानिया मिर्जा बनेगी, और यह विश्वास अगर सबसे ज्यादा किसी को था तो वो थे उसके पिता दीपक यादव को। वही पिता जिसने अपनी बेटी की हत्या के पीछे समाज के तानों को वजह बताया। पुलिस ने पूछताछ में दीपक यादव से उन लोगों के नाम पूछे जिन्होंने उसकी बेटी के खिलाफ उकसाया था, लेकिन वो एक भी आदमी का नाम नहीं बता सका। फिर पुलिस वजीराबाद गांव गई और वहां 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की, जिनमें दीपक की फैमिली के करीबी भी शामिल थे, लेकिन किसी ने भी ऐसी बातचीत होने की बात एक्सेप्ट नहीं की। असली मोटिव की खोज के बीच कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के रूप में एक नया एंगल सामने आया, और यह एंगल था लव जिहाद का, क्योंकि 20 जून को रिलीज हुए कारवा नाम के लव और रिलेशनशिप के अराउंड इस म्यूजिक वीडियो में राधिका यादव एक्टर एंड सिंगर इनाम उल हक के साथ एक्ट करते नजर आ रही थी। कहने को तो यह मात्र एक म्यूजिक वीडियो था, लेकिन अब यहाँ से इंटरनेट पर कई लोग राधिका के मर्डर को जस्टिफाई करने लगे और कहने लगे कि दूसरे धर्म में अफेयर होने के चलते समाज में इज्जत बचाने की खातिर दीपक यादव ने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया। पंजाब टाइगर्स, जो कि एक टेनिस टीम है जिसकी वन ऑफ द फाउंडर्स एक्ट्रेस तापसी पन्नू है, उनका इस सिलसिले में दिल्ली में एक प्रमोशनल शूट चल रहा था। एक्ट्रेस तापसी पन्नू है, उनका इस सिलसिले में दिल्ली में एक प्रमोशनल शूट चल रहा था, जहां क्रिएटिव टीम में इनाम काम करता था, और वहीं पर राधिका यादव ने इनाम की ही टीममेट को रीच आउट कर एक्टिंग में अपना इंटरेस्ट शो किया और अपना कांटेक्ट नंबर भी शेयर करते हुए कहा कि अगर उनके पास एक्टिंग से जुड़ा कोई काम हो तो वो उसे भी एक मौका दें। ये पहली बार था जब टेनिस के अलावा कोई और फील्ड में राधिका ने ओपनली अपना इंटरेस्ट शो किया था। 2024 में कारवा म्यूजिक वीडियो के लिए राधिका को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें उसके साथ इनाम ने भी काम किया था। राधिका के मर्डर के बाद से टीआरपी के लिए कई मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने एक फेक नैरेटिव फैलाना शुरू किया। इसे धर्म से जोड़कर दिखाया जाने लगा और बिना किसी वैलिड प्रूफ के ये दावा किया जाने लगा कि दीपक यादव ने इसी म्यूजिक वीडियो और राधिका के इनाम से अफेयर के चलते ऐसा कदम उठाया, जबकि सच तो इससे कोसों दूर था। राधिका ने ये म्यूजिक वीडियो अपनी फैमिली की परमिशन के बाद ही शूट किया था, और शूटिंग के वक्त वो अपनी मदर के साथ ही सेट पर आती थी। गाने में ना ही कॉस्ट्यूम और ना ही ऐसे किसी सीन में किसी तरह की कोई वल्गैरिटी थी। इनफैक्ट राधिका की फैमिली को इसमें किसी भी तरह का कोई इशू नजर नहीं आया। और वाइल्ड शूटिंग राधिका ने मुझे बताया था कि उनके फादर को गाना बहुत अच्छा लगा। इनाम का राधिका से ऐसा कोई रेगुलर कनेक्शन नहीं था, जस्ट ऑन प्रोफेशनल टर्म्स आर्टिस्ट की तरह ही दोनों कांटेक्ट में थे। इनफैक्ट इनाम को राधिका के इस केस से पहले उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई खास जानकारी भी नहीं थी। मेरा रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था राधिका के साथ, ना तो मैं उनको दोस्त की निगाह से देख रहा था ना कोई और निगाह से। म्यूजिक वीडियो शूट होने के बाद राधिका अपना इंस्टा अकाउंट डीएक्टिवेट कर चुकी थी। इसी वजह से इनाम ने गाने के फाइनल कट और प्रमोशन के लिए राधिका को व्हाट्सएप पर रीच आउट किया। इंस्टा पर कोलैब पोस्ट के लिए पूछने पर राधिका ने कहा कि उसने कुछ रीजन से अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया है, लेकिन वो कुछ दिनों बाद एक्टिव होगी। उन्होंने बोला कि नहीं, बहुत अच्छा म्यूजिक वीडियो है, बस वो कहीं बिजी है
और वो वापस आएगी सोशल मीडिया पर अगेन। कुछ लोगों के हिसाब से अगर हम एक पल को इनाम की कही बात को झूठ भी मान ले तो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ना कोई ऐसे एविडेंस और ना ही ऐसे कोई क्लू मिले जो राधिका और इनाम के लव अफेयर वाले एंगल को जस्टिफाई कर सके। इसलिए यहाँ से यह केस वापस उसी जगह आकर खड़ा हो गया कि आखिरकार एक बाप ने अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या क्यों की। दीपक यादव ने अपने कन्फेशन में जो कहा उसके अकॉर्डिंग तो मोटिव इन 3 पॉइंट्स के अराउंड ही रिवॉल्व होता है। पहला, अपनी बेटी की कमाई खाना, दूसरा, एकेडमी बंद करने की बात, और तीसरा, बेटी के कैरेक्टर पर सवाल। कुछ सोर्सेस का कहना था कि शायद आसपास के लोगों को राधिका का टेनिस खेलने के चलते शॉर्ट ड्रेस पहनना नागवार गुजरता था और यही ताने दीपक को अपनी बेटी के कैरेक्टर से जोड़कर सुनने को मिलते थे। लेकिन अगर हम समझें तो अगर सिर्फ यही वजह होती तो फिर ऐसा पिता इतनी कम उम्र से ही टेनिस खेलने के लिए क्यों प्रमोट करता। राधिका बहुत ही कम एज से टेनिस खेल रही थी। अगर दीपक यादव राधिका के स्पोर्ट्स के अगेंस्ट होते तो वो बहुत पहले ही उसे खेलने ना देते। सालों से ही वो खुद अपनी बेटी को प्रैक्टिस से लेकर टूर्नामेंट्स तक देश विदेश हर जगह लेकर जाते थे। कुछ महीनों पहले शोल्डर इंजरी के चलते जब डॉक्टर ने राधिका को रिकवरी के लिए कुछ वक्त तक टेनिस खेलने के लिए मना कर दिया तो फिर राधिका एक प्राइवेट एकेडमी में टेनिस कोच बन गई। न्यूज में यह खबर आई कि दीपक यादव ने करोड़ों रुपए लगाकर अपनी बेटी को एकेडमी खुलवाई थी, जबकि यह पूरा सच नहीं था। एक्चुअली में राधिका की अपनी कोई एकेडमी नहीं थी, बल्कि पहले वो घर के सामने वाली एकेडमी में कोच की नौकरी करती थी। बाद में जब राधिका के साथ और बच्चे जुड़ने लगे तो फिर उसके फादर ने गुरुग्राम के सेक्टर 61 में क्रिकेट एकेडमी के बगल में 35,000 रुपए की मंथली रेंट पर एक टेनिस कोर्ट को किराए पर लिया था। सभी जानते थे कि दीपक यादव अपनी बेटी राधिका से ज्यादा तो खुद उसके स्पोर्ट्स करियर के लिए पैशनेट थे और एक पिता की तरह वही सारे खर्चे उठा रहे थे। तो क्या हुआ? दीपक यादव की फैमिली ना सिर्फ पैसों से काफी स्ट्रांग थी बल्कि सोसाइटी में उनकी काफी रिस्पेक्ट भी थी। सो ऐसे में कन्फेशन के ये तीनों पॉइंट्स बेबुनियाद हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही हो, कभी कभी कुछ सच ग्रे जोन में भी छुपा होता है। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग यह एक प्री प्लान मर्डर था, क्योंकि उस दिन दीपक ने अपने बेटे धीरज को दूध लाने के लिए बाहर भेज दिया था, जबकि रोज दूध लाने का काम दीपक का था। राधिका की मां से पूछताछ पर उन्होंने सिर्फ यही कहा कि उनको कुछ नहीं पता, जबकि ये विश्वास करना मुश्किल है कि इतनी बड़ी घटना हो जाए और मां को इसके पीछे की वजह ही ना मालूम हो। अब हम बात करेंगे इस केस में उस एंगल की जो ना सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट है बल्कि इसके बारे में किसी ने भी बात नहीं की। जब राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आई तो यह सामने आया कि राधिका को बुलेट्स सामने से मारी गई थी, जो कि बुलेट से बॉडी में हुए एंट्री एंड एग्जिट वुंड से पता चल जाता है। बट कन्फेशन में दीपक यादव ने पीछे से गोली मारने की बात कही थी। जनरली लोगों को लगेगा कि क्या फर्क पड़ता है, गोली कहां से मारी, मर्डर तो हो ही गया ना। लेकिन एक्चुअली में क्राइम को जिस तरह से अंजाम दिया जाता है वो क्राइम के इंटेंट, इमोशनल स्टेट और क्रिमिनल के नेचर के बारे में काफी कुछ रिवील करता है। गोली को पीछे से मारना ऑफन इंडिकेट करता है कि मर्डर प्री प्लान्ड है और कातिल ने विक्टिम से आई कांटेक्ट अवॉइड करने के लिए ऐसा किया है और इसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है, जैसे कि गिल्ट, हेजिटेशन या इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। वहीं गोली सामने से मारना ऑफन इंडिकेट करता है कि मर्डर गुस्से या रेज एंड इंपल्स में किया गया है। इसमें किलर विक्टिम को सामने से इसलिए कन्फ्रंट करता है क्योंकि उसके अंदर विक्टिम को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव है और साथ ही एक इमोशनल ड्राइव है जिससे वो विक्टिम पर अपना कंट्रोल जता रहा है। दीपक यादव ने जानबूझकर ये झूठ बोला कि उसने राधिका को गोली पीछे से मारी है ताकि वो ये शो कर सके कि उसका यह कदम प्री प्लान था और यह एक्ट शर्म या गिल्ट में हुआ है, ना कि गुस्से में। लेकिन इससे साबित क्या होता है? पीछे से गोली मारना मतलब प्री प्लान मर्डर, जिसमें आईपीसी सेक्शन 302 या बीएनएस सेक्शन 101 के तहत फांसी या उम्र कैद की सजा है। वहीं सामने से गोली मारना मतलब मर्डर इन सडन रेज या एंगर, जिसमें आईपीसी सेक्शन 304 या बीएनएस सेक्शन 106 के तहत मैक्सिमम उम्र कैद या फिर जनरली 10 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। दिस मीन्स दीपक यादव के अंदर इस बात का गिल्ट आ चुका है और वो डेलिब्रेटली चाहते हैं कि उन्हें फांसी हो और यही वजह थी कि उन्होंने अरेस्ट होने के बाद अपने भाई विजय यादव से कहा कि मैंने कन्यावध कर दिया है, मुझे फांसी दे दो। वजह नहीं बताई, यही कहा कि बस भाई दिमाग खराब हो गया था। खुद उसके पापा को भी बाद में हरकत करने के बाद
उसे भी दुखी है। वो भी बार बार ये कहता रहा भाई मेरे से न्यायावाद हो गया। थाने में भी कहा उसने कि मेरी ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि जो मेरे को कानून फांसी चढ़ा। कोर्ट में और टेक्निकली भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कन्फेशन से ऊपर ही रखा जाता है। सो ये क्लियर है कि दीपक यादव ने गोली सामने से मारी थी और यह बेहद गुस्से में किया गया था। इसलिए अपनी बेटी को 1 या 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गोलियां मारी थी। क्रिमिनोलॉजी में इसे ओवरकिल कहा जाता है एंड एज पर क्रिमिनल साइकोलॉजी एक पेरेंट चाइल्ड मर्डर में इस तरह का ओवरकिल सिर्फ मौत का सिग्नल नहीं होता बल्कि एक ट्रैजिक सिंबल होता है जिसमें इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि इंसानियत और प्यार की जगह सिर्फ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और दर्द रह जाता है। विक्टिम उन सब चीजों का एक रिप्रेजेंटेशन बन जाता है जिनको किलर या तो डिस्ट्रॉय करना चाहता है या फिर कंट्रोल में लाना चाहता है। राधिका के मर्डर के 2 हफ्ते पहले से घर के हालात काफी बदल गए थे। कुछ तो था जो इस घर की दीवारों के पीछे चल रहा था और लगभग 2 हफ्तों से ही राधिका अपने पिता की बजाय अपनी मां के साथ एकेडमी जा रही थी। न्यूज चैनल्स राधिका के इंस्टा पर रील्स बनाने को वजह बताने लगे, जबकि पुलिस ने मोटिव का राधिका की सोशल मीडिया प्रेजेंस से कनेक्शन होने की बात से इनकार कर दिया। पुलिस भी इसे ओपन एंड शट केस मान रही है जिसमें कन्फेशन के अलावा कोई क्लियर मोटिव नहीं मिल रहा। इनफैक्ट राधिका का इंस्टा पर एक प्राइवेट अकाउंट था जिसमें मात्र 6 पोस्ट और 68 फॉलोअर्स थे। मोटिव की इसी तलाश के बीच राधिका की सबसे खास दोस्त हिमांशिका, जो खुद भी टेनिस प्लेयर हैं और राधिका के साथ 10 साल से थी, उन्होंने एक वीडियो में राधिका की जिंदगी और उसकी फैमिली को लेकर चौंकाने वाले खुलासे करने शुरू किए। वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे, उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। फैमिली में रिस्ट्रिक्शंस वाली बात उन व्हाट्सएप मैसेजेस से भी जस्टिफाई होती है जो राधिका ने अपने फॉर्मर कोच अजय यादव को, जो कि इस वक्त दुबई में सेटल्ड है, उन्हें लास्ट ईयर अराउंड अक्टूबर 2024 में किए थे। राधिका ने उनसे कहा था कि वो कुछ टाइम के लिए घर से निकलना चाहती है, ऑस्ट्रेलिया या दुबई में इंडिपेंडेंट। चाइना तो देखो खाना पीना का भी इशू, दुबई ऑस्ट्रेलिया वगैरह ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फैमिली है, दुबई में आप हो रहना चाहती है, लाइफ एंजॉय करना चाहती है, क्योंकि घर पर काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। साथ ही उसका एम है कि वो वहां पर कुछ कोर्सेज भी कर लेगी। राधिका के कोच के अकॉर्डिंग दीपक यादव का राधिका के टेनिस करियर के लिए ऑब्सेशन खुद राधिका से ज्यादा था। वो हर कीमत पर चाहते थे कि राधिका सिर्फ और सिर्फ टेनिस पर ही फोकस करे और उसके लिए वो अपना टाइम, मनी और रिसोर्सेज खर्च कर रहे थे। सो अगर हम पॉइंट्स को जोड़ें तो 2024 की शुरुआत में राधिका का एक्टिंग में इंटरेस्ट शो करना और फिर अक्टूबर 2024 में दूसरे देश में इंडिपेंडेंट रहकर कोर्सेस वगैरह करना, कहीं ना कहीं ये शो करता है कि एक फादर एंड डॉटर के एस्पिरेशंस में भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। राधिका शायद टेनिस के बाहर की भी दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन उसकी कंडीशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे हरे भरे घास के मैदान में गाय के गले में रस्सी डाल उसे खूंटे से बांध दिया जाए और रस्सी सिर्फ उतनी ही लंबी हो जिससे वो गाय खूंटे के आसपास की घास ही चर पाए। सालों साल की इसी कंडीशनल आज़ादी से राधिका को घुटन और इमोशनल सफोकेशन होने लगा था और शायद उसने अपनी यह बात अपने पिता के सामने रख दी थी। इस केस में राधिका एक सिंबल बन गई थी। मतलब उस वक्त दीपक के लिए राधिका सिर्फ बेटी नहीं थी, वो उस फ्रस्ट्रेशन, गुस्से और प्रेशर का चेहरा बन गई थी जो दीपक यादव फील कर रहा था। जैसे लोगों के ताने, अपनी ईगो की चोट और सोसाइटी का डर कि लोग क्या कहेंगे अगर मेरी बेटी मेरी मर्जी से ना चली। उस मोमेंट में दीपक यादव को लगा कि जैसे उसकी बेटी उसकी इज्जत, कंट्रोल और मर्दानगी के खिलाफ जा रही है और इसी सोच ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वो अपने ही खून को मार बैठा। वो यह नहीं देख पाया कि समाज में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके शुभ चिंतक, वेल विशर होने का नाटक करते हैं, बट असलियत में
वो आपकी और आपके परिवार की तरक्की से जलते भी हैं। बेटियां हमेशा अपने पिता के ज्यादा करीब होती हैं और अक्सर ऑनर किलिंग के केस में एक बाप अपनी सबसे लाडली बेटी को किसी पर्सनल रीजन की वजह से नहीं बल्कि समाज के चक्कर में मार डालता है। यह केस देखने में तो सिलेक्टिव फ्रीडम का लग रहा है, लेकिन इन रियलिटी ये उससे कहीं ज्यादा है। यह केस है ऑब्सेशन विद कंट्रोल का, जो कंडीशनल पेरेंटिंग से जुड़ा है और इसे हम सिंपल वे में समझते हैं। राधिका को स्पोर्ट्स ड्रेस, जो कि टेनिस के केस में मिनी स्कर्ट होती है, वो पहनना अलाउड था, वर्कआउट करना अलाउड था, टूर्नामेंट्स के लिए बाहर ट्रैवल करना अलाउड था, विच इज अ गुड थिंग। बट राधिका के मर्डर को जस्टिफाई कर रहे लोगों ने राधिका की कुछ फोटोज और वीडियो से ही सब कुछ जज कर यह तक कह डाला कि इतनी आजादी तो मिली हुई थी, और क्या चाहिए। बट क्या सच में राधिका पूरी तरह से आजाद थी? राधिका भले ही 25 साल की थी, लेकिन उसको हमेशा से कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड और अकम्पनी किया जाता था। उसकी दुनिया टेनिस और सिर्फ टेनिस के ही इर्द गिर्द घूमती थी और टेनिस के अलावा किसी भी चीज में पर्सनल चॉइसेस लेने की आजादी उसे नहीं थी। यह एक परफॉर्मेंस बेस्ड पेरेंटिंग थी। उसको सिर्फ उतनी ही आजादी थी बिकॉज उससे फैमिली के एम्बिशन सर्व हो रहे थे। ऐसे में अगर लड़की की चॉइसेस उसकी उस इमेज से अलाइन होती है जैसे कि उसके पेरेंट्स चाहते हैं, तो उसे सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अगर उसने इमोशनली, सोशली या रोमांटिकली स्टेप आउट किया तो फिर बैकलैश काफी घातक भी हो जाता है। राधिका अपने पिता के लिए सिर्फ एक बेटी नहीं थी, बल्कि एक प्रोजेक्ट थी, सिंबल ऑफ सक्सेस थी, एक करियर इन्वेस्टमेंट थी जिस पर उन्होंने अपना टाइम, पैसा और एनर्जी खर्च किया था। ऐसे केसेस में हाईली ऑब्सेस्ड माँ बाप अपने बच्चों को एज अ ह्यूमन बीइंग देखना भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि उनकी भी इमोशनल एंड सोशल नीड्स होती हैं, और जब वही बच्चे किसी भी रीजन से खुद के लिए जब एक नई राह चुनने का सिर्फ सोचते ही हैं, तो वही कंट्रोल वायलेंस का रूप ले लेता है। राधिका के केस में उसके पिता का सुबह छोड़ने जाना, पूरा दिन वहीं वेट करना और फिर शाम को साथ में लेकर आना, ऊपर से देखने में आप इसे एक पिता का सपोर्ट और केयर कह सकते हैं। लेकिन जब वही बाप उसी बेटी के सीने में गोली मार देता है, तो यह क्लियर हो जाता है कि राधिका के फादर की टॉक्सिक पॉजिटिवनेस समाज के सामने केयर की आड़ में छुपी हुई थी, और वो सपोर्ट नहीं बल्कि पॉजिटिव सर्विलेंस था। और ये सभी बातें उसकी फ्रेंड के स्टेटमेंट और कोच को किए गए टेक्स्ट से भी वैलिडेट होती हैं। राधिका को टेनिस चैंपियन बनने की आज़ादी थी, लेकिन राधिका एज अ ह्यूमन, एज अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी होने की नहीं। सी, मेरा पर्पस सिर्फ पेरेंट्स को विलन और बच्चों को विक्टिम दिखाना नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड अप्रोच से एक मैसेज देना है। ट्रू फ्रीडम बच्चों को सिर्फ सक्सेस चेस करने की फ्रीडम देना नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसी स्पेस देना जहां वो खुलकर अपनी बात, अपने सवाल, अपनी परेशानियां, अपने सपने बिना किसी डर और जजमेंट के खुलकर रख सके। वहीं बच्चों के लिए फ्रीडम का मतलब रिबेल हो जाना नहीं होता। फ्रीडम का मतलब होता है अपनी बात को रिस्पॉन्सिबली, ट्रस्ट और हिम्मत के साथ पेरेंट्स के सामने रखना, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर केस में माँ बाप गलत हो, बल्कि हो सकता है कि आज की दुनिया को देखते हुए उनमें डर हो, वो ओवर प्रोटेक्टिव हो या मिस इन्फॉर्म्ड हो। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को एज अ प्रोजेक्ट की तरह लेकर नहीं चलना होगा। करियर की फ्रीडम देकर भी इमोशनल फ्रीडम छीन लेना भी एक कंट्रोल है, पेरेंटिंग नहीं। इमोशनल सफोकेशन की कॉस्ट पर मिली कोई भी सक्सेस एक्चुअली में फेलियर ही है। क्या फायदा ऐसे मेडल्स का जब बच्चा अंदर से ही खोखला हो चुका हो। इट्स ओके टू डिसएग्री विद योर चाइल्ड्स चॉइसेस, बट इट्स नेवर ओके टू पनिश देम विद वायलेंस। अपनी बेटी की जान लेना इज्जत बचाना नहीं, बल्कि मर्डर ही होता है, और किसी भी तरह की नाराजगी, शर्म, धोखा या समाज का डर इसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। You can't raise a free bird and then shoot it for flying. Nice, nice. 답발라 디세도라 가진 쌤의 계속 고치기려. 부모 중에 가진 쌤도나 답고라 부모들라. bad control 진짜야죠. 부수 더 줘야죠. 그 부모들 직 쉐마직 체를 되니 용시만 내줘다. 근데 근데 부모 니칼님도 니 컨트롤네 라이도 섬해줘다. 근데 치고에게 가진 일에 정말 뒤에 고치면서요. 낭미인데 야고도 벤조 쌤들 민들어 키우세는다. 또 미계자니네 미 칼리도 있다네요. 또 수수 약타주 줘도다. 부모 약타주 장만 약타주 줘도다. 장마 좋아하다 하셨다. 그래 벤조니가 아니면
낭미 창만 당고 당야래샤 부모님 수수 빼고 치대샤 you know 다 오늘에다 아니 you can't raise a free bird and then shoot it for flying how's it 얘네 되나 갈라올라나 보고 수수 간내직 쇠바이나야 거라이나래 모라이나래 도단 상맞제 가르치네 지주 수수 치드도 야 리마를 하네 마냄샤야죠 지구도 지주 수수 딱따지게 왔다고네 딱따직다 수수 보울라다단 딱따직다 배 노르고드나야 농구들라브라 노르게 메나야 미케자니 엔데치나니 수수다 부모 거라세셔야 된다 담이 용바에는 말하는 드림이더라 안 다라시가 그래서 삼지 가를 거면 저지 이런 링보로 샤서 아니 제명이도 저가스 see you